एक ऐसी कहानी जो पिछले 30 सालों से सुनाई जा रही है। दहशत, बड़े आरोप और एक लंबा विवाद। कुनन पोशपुरा। क्या ये वाकई एक दर्दनाक सच है या फिर एक बहुत ही सोची समझी साजिश? आज इस एक्सप्लेनर में हम इमोशंस को थोड़ा साइड में रखकर 1991 के इस इंसिडेंट को फील्ड रिसर्च और हार्ड फैक्ट्स के जरिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने वाले हैं। देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी आखिर कहती क्या है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में स्ट्राइक करता है वो ये है कि जो नैरेटिव हमें डेकेड से बताया गया है, क्या वो पूरा सच है या फिर एक वेल प्लान्ड प्रोपेगेंडा। आज हम प्योरली लॉजिक, टाइमलाइन और ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के लेंस से इस पूरे केस की तह तक जाएंगे। इस इन्वेस्टिगेशन को हमने 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है। पहले हम समझेंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था। फिर पोशपुरा मिस्ट्री क्या है, ट्रूप नंबर्स का एक्चुअल मैथ क्या कहता है, एलिगेशंस आने की टाइमलाइन, इसके पीछे का प्रोपेगेंडा कॉन्टेक्स्ट और आखिर में फैक्ट्स ओवर फिक्शन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस बेसिक सवाल पर आते हैं कि आखिर 1991 की उस रात को एक्चुअली हुआ क्या था। चलिए ऑफिशियल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझते हैं। बात है फरवरी 23 और 24, 1991 की रात की। फोर्थ राजपूताना राइफल्स की एक यूनिट को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं, जिसके बाद वो कुन्नन गांव में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसे CASO भी कहते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है गांव को चारों तरफ से घेरना और अंदर सर्च करना, क्योंकि खबर थी कि वहां कुछ मिलिटेंट्स छुपे हो सकते हैं। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। रात करीब 11 बजे आउटर कॉर्डन लगाया गया और ठीक 1 बजे ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ वेपन्स भी रिकवर हुए, जैसे AK-47 और एक हैंडगन। और अगली सुबह यानी 24 को 8:30 से 9 के बीच बिना किसी टकराव के ये ऑपरेशन बिल्कुल पीसफुली खत्म हो गया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद अचानक से मास क्राइम्स के बहुत सीरियस एलिगेशन सामने आने लगे। और यहीं से ना इस कहानी में एक ऐसी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आती है जिसे हम द पोशपोरा मिस्ट्री कह सकते हैं। जब आप इसे ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती है। देखिए, एलिगेशंस दोनों गांव पर थे, कूनन पर भी और पोशपुरा पर भी। लेकिन ग्राउंड रिसर्च और वहां के लोकल रेजिडेंट्स ये एब्सोल्यूटली कंफर्म करते हैं कि पोशपुरा में उस रात तो कोई सर्च ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। अब सोचिए, अगर आर्मी पोशपुरा गई ही नहीं तो इस इंसिडेंट में उसका नाम क्यों जोड़ा गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब आते हैं इस इंसिडेंट के मैथ और लॉजिस्टिक्स पर। आप जानते हैं, कभी-कभी नंबर्स ऐसी सच्ची कहानी बताते हैं जो बड़े-बड़े नैरेटिव्स के शोर में कहीं छुप जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन में टोटल 125 सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन एक जनरल अजम्पशन बन गया है कि वो सब के सब गांव के अंदर एक ही जगह थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अलग-अलग कंपनीज और स्पेसिफिक रोल्स में प्रॉपर्ली डिवाइडेड थे। चलिए इसका थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। 125 टोटल सोल्जर्स थे, उसमें से 50 तो आउटर कॉर्डन में लगे थे, यानी गांव के बाहर का घेरा। 5 लोग इंटेरोगेशन रूम में थे, लगभग 10 लोग गांव के मर्दों को गार्ड कर रहे थे और 10 लोग सिक्योरिटी टीम में थे। जब आप इन सबको टोटल में से माइनस करते हैं ना, तो गांव के अंदर एक्चुअली घरों में सर्च करने के लिए सिर्फ लगभग 50 सोल्जर्स ही बचते हैं। तो अब ग्राउंड रियलिटी की पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। एक तरफ गांव के अंदर लगभग 50 सोल्जर्स ऑन ड्यूटी थे और उनके ठीक सामने 500 से 600 गांव के मर्द एक ही जगह पर इकट्ठा थे। अब आप खुद ही लॉजिकली सोचिए, अगर उस रात सच में इतने बड़े स्केल पर मास वायलेंस हो रहा था तो यह फिजिकली कैसे पॉसिबल है कि उन 500 मर्दों ने अपने परिवार के लिए एक बार भी रेजिस्टेंस नहीं किया? ना उनके बीच कोई झड़प हुई, ना कोई बुलेट फायर हुई और ना ही किसी कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट आई। ऐसा कंप्लीटली शांतिपूर्ण माहौल इस ऑफिशियल नैरेटिव को सीरियसली चैलेंज करता है। इस केस की डेप्थ को समझने के लिए एलिगेशंस एस्केलेट होने की टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने देखा, ऑपरेशन 24 फरवरी की सुबह पीसफुली खत्म हो गया था, लेकिन कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई पूरे 3 दिन बाद, यानी 27 फरवरी को। फिर मार्च 5 को मजिस्ट्रेट SM यासीन ने वहां विजिट किया और जैसे जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक होते गए, 17 मार्च आते आते विक्टिम्स का नंबर अचानक से 23 से जम करके सीधा 53 हो गया और आगे चलकर ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ता गया।
एक कॉन्फिडेंशियल लेटर का मीडिया में इस तरह से लीक हो जाना और उसके बाद अचानक से नंबर्स का एक्सपोनेंशियली बढ़ना, रिसर्च के मुताबिक ये किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बजाय एक सेट नैरेटिव के बनाए जाने की तरफ इशारा करता है। ये डिले टाइमलाइन एक लेजिटिमेट डाउट क्रिएट करती है कि आखिर इतने दिन बाद इतने बड़े बदलाव क्यों आए। अब सवाल है कि ऐसा नैरेटिव बनाया क्यों गया होगा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस वक्त के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और लोकल्स की बातों को सुनना पड़ेगा। फील्ड रिसर्च सजेस्ट करती है कि 1984 में मकबूल भट्ट की एग्जीक्यूशन के बाद से ही जेकेएलएफ जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स अपना ग्राउंड सपोर्ट लगातार खो रहे थे। तो लोगों के बीच गुस्सा वापस भरने और इस पूरे कश्मीर इशू को ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट करने के लिए हो सकता है इस इंसिडेंट को एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल की तरह यूज किया गया हो। हिस्टोरिकल एनालिसिस डेफिनेटली इस पॉसिबिलिटी की तरफ पॉइंट करती है। और इसमें एक और शॉकिंग ट्विस्ट है जो कुछ लोकल टेस्टिमनी से निकल कर आता है। वो बताते हैं कि जब आर्मी का आउटर कॉर्डन वहां से हट गया था, उसके बाद आर्मी कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म्स पहने हुए कुछ मिलिटेंट्स गांव में आए थे। 90s के दौर में मिलिटेंट्स का आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर घूमना काफ़ी आम बात थी। और अगर आपको लगता है ये पुरानी बात है, तो हाल ही में 2025 के काजीगुंड इंसिडेंट में भी हमने बिल्कुल यही पैटर्न देखा, जहां फेक यूनिफॉर्म पहनकर अटैक किया गया था। यानी आइडेंटिटी सिर्फ कपड़ों से डिफाइन नहीं की जा सकती। और ये सारी बातें हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल हिस्से की तरफ ले आती हैं कि आखिर हिस्टोरिकल क्लेम्स को वेरीफाइड फैक्ट्स की कसौटी पर परखना क्यों इतना जरूरी है। वाई कोनन पोशपोरा नाम की एक डीपली रिसर्च बुक ने इन्हीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ग्राउंड रियलिटीज को सीधा लोकल्स के साथ क्रॉस वेरीफाई करके एक क्लियर पिक्चर सामने लाने की कोशिश की है। पता है इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इस किताब को पब्लिश होने से पहले खुद लोकल्स ने फैक्ट चेक किया था। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और इनकी क्रेडिबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देती है। तो अब तक इस विश्लेषण में हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं वो क्या क्लियर करते हैं? एक तो ट्रूप लॉजिस्टिक्स का मैथमेटिकली मिसमैच होना, दूसरा कंप्लेंट्स आने में इतनी देरी, तीसरा पोशपोरा का झूठा नाम जोड़ना और मिसिंग कैजुअलिटीज। ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफिशियल नैरेटिव पर एक सच में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और हाँ, वो कैमोफ्लाज इंपर्सनेशन वाला एंगल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसे बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के लिए आखिर क्या सही है? क्या हमें इतने सीरियस इंसिडेंट्स को सिर्फ इमोशंस, अजम्पशंस या बार बार रिपीट किए गए नैरेटिव्स के बेसिस पर जज करना चाहिए, या फिर ग्राउंड पर वेरीफाई किए गए फैक्ट्स और लॉजिक पर भरोसा करना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है।